Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Daniel Asif. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel. I hope all of you are in the best of health and spirits. Today I will be discussing liberal humanism with you. As always, I would advise all newcomers to like, share and subscribe my channel and also hit the bell icon so that you don't miss any important updates. So without any further delay, let's delve into today's topic. व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं डिस्कशन करूंगा लिबरल ह्यूमनिज्म के ऊपर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो बच्चे बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, ये उनके सेमेस्टर सिस्टम में शामिल होता है और लिटरेरी थ्योरी में ये पढ़ाया जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आई मेक श्योर कि मैं क्लैरिटी के साथ और बहुत साइज वे में एग्जांपल्स के साथ आपको ये समझा सकूं, so that after watching this video you have a pretty good understanding of what actually is liberal humanism, what are its principles, how it is applied in literature, and also I will mention what are its critiques. तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, लिबरल ह्यूमनिज्म एक फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है जो बेसिकली इंडिविजुअल की रैशनैलिटी पे, ऑटोनॉमी पे और डिग्निटी पे जोर देता है, एज वेल एज द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ट्रूथ एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। लिबरल ह्यूमनिज्म बेसिकली कहता ही है कि किसी भी सोसाइटी में हर जो इंडिविजुअल है उसका जो माइंड है वो एक रैशनल और लॉजिक के थ्रू वो चीज़ों को समझ सकता है। उसके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि वो खुद मुख्तियार हो अपनी डिसीजन मेकिंग में और अपनी डिग्निटी को कायम करते हुए खुद से अपनी लाइफ की चॉइसेस को कर सके। फिर लिबरल ह्यूमनिज्म की जो रूट्स हैं हमें एनलाइटनमेंट में मिलती हैं, और एनलाइटनमेंट आइडियल्स कौन से थे? रीजन, फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जो एनलाइटनमेंट एज थी उसमें भी क्या था? ह्यूमन फ्रीडम के ऊपर, ह्यूमन रीजनिंग के ऊपर बात की गई थी और वहां से ही जो है वो लिबरल ह्यूमनिज्म ने भी अपनी रूट्स पकड़ी हैं। और लिबरल ह्यूमनिज्म बेसिकली डॉगमेटिज्म को और अथॉरिटेरियनिज्म को चैलेंज करता है। ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म में, डॉगमेटिज्म में बेसिकली क्या होता है कि वो एक सोसाइटी में जो लोग हुक्मरान बैठे हैं या जिन लोगों की फिक्स मोनोपोली है वो कहते हैं कि हमने जो राय बता दी है बस वही आप पूरी सोसाइटी पे मुसलत की जाएगी और किसी इंडिविजुअल के पास आगे क्वेश्चन उठाने का या उसको चैलेंज करने का इख्तियार नहीं है। मतलब जो आपको कंटेंट जिस तरह पास ऑन किया जा रहा है आपको बस उसको उसी तरीके से पैसिवली अब्जॉर्व कर लेना है और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते, आप उसके ऊपर क्रिटिक नहीं कर सकते, ये आपको अलाउ नहीं किया जाता। तो इस अप्रोच को जो है वो चैलेंज करता है लिबरल ह्यूमनिज्म। और ये किस चीज़ की एडवोकेसी करता है? द प्राइमेसी ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, के ह्यूमन वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाए और हर जो इंडिविजुअल है उसकी जो आज़ादी है, जो खुद मुख्तियारी है, वो उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे और उस इंडिविजुअल को पूरी पूरी आज़ादी दी जाएगी, तभी वो सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकेगा और सोसाइटी जो है वो बेटर तरीके से शेप हो सकेगी। फिर लिबरल ह्यूमनिज्म इस चीज़ पे जोर देता है कि लोगों को अपनी चॉइसेस करने में आज़ादी होनी चाहिए, वो क्रिटिकली थिंक करें और अपनी हैप्पीनेस को खुद परस्यू करें, बजाय इसके कि जो सोसाइटी में जो लोग गवर्नमेंट्स में बैठे हैं वो उनके ऊपर हर चीज़ इम्पोज करें। लोगों को खुद अपनी मर्जी से अपनी लाइफ चॉइसेस और डिसीजंस लेने की आज़ादी देनी चाहिए, while also respecting the rights and freedoms of others। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के चक्कर में इतना ना लोग जो है वो सेल्फिश हो जाएं कि वो दूसरों के राइट्स और दूसरों के फ्रीडम को भी ट्रेसपास करने लगते हैं और उसकी रिस्पेक्ट ना करें। बेसिकली लिबरल ह्यूमनिज्म कहता ही है कि हर इंसान जो है वो अपनी अपनी बाउंड्री के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, ऑटोनॉमी के साथ, फ्रीडम के साथ, अपनी रीजन के साथ, और इसमें वो अपने राइट्स पूरे एंजॉय करे लेकिन दूसरों के राइट्स जो है वो भी पूरे रहने दे और उनके जो राइट्स है उनको वायलेट ना करे। एजुकेशन की ऊपर बात करता है लिबरल ह्यूमनिज्म। पर्सनल ग्रोथ इंडिविजुअल की जो है उसके ऊपर जोर देता है और परस्यूट ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली जब इंडिविजुअल्स नॉलेज लेंगे, नॉलेज से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होंगी, उससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उनका जो माइंड है वो ज़्यादा रैशनली और लॉजिकली जो है वो चीज़ों को अप्रोच करेगा, कॉम्प्रीहेंड करेगा, एंड दे विल फंक्शन एज बेटर मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। इसके बाद थोड़ा सा बात करते हैं हम लिबरल ह्यूमनिज्म के ओरिजिन पे। तो ये लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ और इसके जो एडवोकेट्स थे वो थे मैथ्यू आर्नल्ड और एफन लीविस। व्यूअर्स, दोनों का जो रोल है लिबरल ह्यूमनिज्म में वो मैं आगे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो टर्म है लिबरल ह्यूमनिज्म ये 1970s में पॉपुलर हुई। और थोड़ा सा यहाँ मैं आपको गैलीलियो बस कैथोलिक चर्च का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि बेसिकली क्या था कि इससे पहले कि गैलीलियो ने चैलेंज किया चर्च के कॉन्सेप्ट को, कैथोलिक चर्च का मानना यह था कि गॉड ने अर्थ को बनाया है और अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, हर चीज़ जो है वो अर्थ के रिगार्डिंग है और अर्थ के अराउंड ही घूमती है। जब फिर गैलीलियो ने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया और प्रूव किया कि जिस तरह बाकी प्लेनेट के मून्स है जो उनके अराउंड ऑर्बिट करते हैं, अर्थ का कोई मून नहीं है जिसके अराउंड ऑर्बिट करता है, बल्कि अर्थ तो खुद इटसेल्फ जो है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। और इस तरह गैलीलियो ने साइंटिफिकली प्रूव किया कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब ये चैलेंज ऑब्वियसली जो कैथोलिक चर्च है
उनके अगेंस्ट था। और कैथोलिक चर्च जो है उनको उनकी एक अपनी मोनोपली थी, वो लोगों को अपने आइडियल्स के हिसाब से ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाते थे और वो कहते थे कि जो हमने कह दिया बस वो ही सच है, और अगर आप हमारी किसी बात को चैलेंज कर रहे हो तो वो ऐसे ही है जैसे आप गॉड को चैलेंज कर रहे हो। तो कैथोलिक चर्च ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गलीलियो को साइलेंस करवाने की, लेकिन वो उसमें फेल हो गए। जैसे जैसे साइंस जो है उसकी इन्वेंशन और डिस्कवरीज बढ़ती गई, जिन लोगों का माइंडसेट है वो चेंज होने लग पड़ा, और जो कैथोलिक चर्च है उसको करप्ट के तौर पे देखा जाने लगा कि जी ये जो हमें बातें आज से सिखाते आए हैं या समझाते आए हैं वो तो बातें ठीक है ही नहीं, बिकॉज साइंस जो है वो अदरवाइज प्रूव कर रही है। दैट इज वाई कैथोलिक चर्च स्टार्टेड टू लूज इट्स रेलेवेंस। इसके बाद कुछ और लिबरल ह्यूमनिज्म के रीजन आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यूरोप में भी जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने लिबरलिज्म को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर अमेरिका ने जब इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की तो तब भी जो लोग अमेरिका में फ्रीडम की बली बात कर रहे थे उन्होंने भी इसी चीज़ पे जोर दिया कि उन्होंने बेसिकली जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें वो एज ए कॉलोनियल नेशन रह रहे थे उन्होंने उसको चेंज करना था। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो द ग्रेट सील है उसके ऊपर जो मोटो है, जो लैटिन में ये लाइंस लिखी हुई है, नोवस ऑर्डो सेक्लोरम, इनका मीनिंग क्या है? टू सिक्योर अ न्यू ऑर्डर, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस लिबरल वैल्यूज। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं लिबरल ह्यूमनिज्म जो है उसकी आपको रूट्स यहाँ से मिलती है ओरिजिन में। इसके बाद थोड़ा सा लिबरल ह्यूमनिज्म के प्रिंसिपल्स के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि लिबरल ह्यूमनिज्म कहता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के जो ट्रू लिटरेचर है, जो गुड लिटरेचर है वो टाइमलेस होता है। वो कोई ऐसे नहीं है कि जिस सेंचुरी में लिखा गया या जिस टाइम पीरियड में वो लिखा गया या जिन लोगों के लिए वो लिखा गया तो वो बस उन्हीं तक महदूद रहेगा, नहीं, बल्कि जो अच्छा लिटरेचर है वो टाइमलेस रहता है, वो हमेशा रेलिवेंट रहता है। अगर वो 15th सेंचुरी में भी प्रोड्यूस हुआ तो अभी भी 21st सेंचुरी में भी उसकी डिमांड उतनी ही होगी। फिर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, जो इंडिविजुअल है उसको लिबरल ह्यूमनिज्म वाले सेंटर ऑफ अटेंशन बनाते हैं और समझते हैं कि इंसान के अंदर इनेट वैल्यूज है, जो डिग्निटी है उसको कायम रखना बहुत जरूरी है, हर इंडिविजुअल को आज़ादी देनी चाहिए। फिर मॉरल इंटेग्रिटी के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात करता है। नॉन पॉलिटिकल स्टांस के जो लिटरेरी वर्क्स है उनके अंदर कोई पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल बायसनेस नहीं आनी चाहिए, बल्कि उनको प्योरली उनके आर्टिस्टिक मेरिट के ऊपर जो है वो जज किया जाना चाहिए। फिर टेक्सचुअल इंटेग्रिटी, हर जो टेक्स्ट है उसका जो मीनिंग है उसकी जो इंटेग्रिटी उसी टेक्स्ट के अंदर लाई करती है, और बजाय से कि हम इधर उधर से जो है वो उसका मीनिंग जो डिराइव करने की कोशिश करें, हमें सिर्फ उस टेक्स्ट के ऊपर जो है फोकस करने की जरूरत है, बजाय से कि हम किसी और कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड करें। ह्यूमन एक्सपीरियंस, अब ह्यूमंस के जो एक्सपीरियंस है उसको भी जो है लिटरेचर वो रिफ्लेक्ट करता है। बेसिकली अच्छा लिटरेचर का पर्पस यही है कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है उनको वो रिफ्लेक्ट करे। क्लोज रीडिंग, ऑब्वियसली लिबरल ह्यूमनिज्म भी एम्फसाइज करता है कि एक टेक्स्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी क्लोज रीडिंग की जाए, और उस क्लोज रीडिंग से जो है वो टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो प्रॉपरली डिकोड और डिसाइफर किया जा सकता है। इसके बाद व्यूअर्स में मैथ्यू आर्नल्ड का जो रोल है लिबरल ह्यूमनिज्म में वो ब्रीफ से डिस्कस करना चाहूंगा। मैथ्यू आर्नल्ड एक टॉपरिंग फिगर था विक्टोरियन लिटरेचर और क्रिटिसिज्म में, और उसके लिटरेरी थ्योरी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, और उसके बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, जो थ्योरीज है वो लिबरल ह्यूमनिज्म के साथ अलाइन करती हैं। तो दो बहुत ज़्यादा उसके सेमिनल वर्क्स हैं, एक है कल्चर एंड एनार्की और दूसरा है एसेज इन क्रिटिसिज्म। उसमें वो जिस तरह वो पॉइंट्स से बात करता है वो मैंने पॉइंट्स जो है वो आपके सामने बुलेट में बना के रखे हैं ताकि आप लोग जो है वो आसानी से ये अंडरस्टैंड कर सके। मैथ्यू आर्नल्ड क्या कहता है? वो कल्चर के रोल की बात करता है इन रिफाइनिंग ह्यूमन मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। फिर वो कहता है कि जो लिटरेचर है उसको इन मॉरल वैल्यूज को टीच भी करना चाहिए और अपहोल्ड भी करना चाहिए। फिर एक डिटैच्ड ऑब्जेक्टिव अप्रोच की जो है वो बात करता है। डिटैच्ड ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मुराद क्या है कि जब भी आप इस लिटरेरी वर्क को जज करें तो आपने अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस और बायसेस उसमें नहीं शामिल करनी, बल्कि उसको ऑब्जेक्टिवली जो है वो एनालाइज करना है। फिर लिटरेचर शुड रिप्रेजेंट द बेस्ट दैट हैज बीन थॉट एंड सेड। अच्छी लिटरेचर की वैल्यू इस तरह पता लगनी चाहिए कि वो बहुत अच्छे उसमें वर्ड्स हों, बहुत अच्छी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस जो है उसके साथ वो डील करता हो, उसमें कुछ ऐसी ऑर्डिनरी लैंग्वेज या ऐसी ऑर्डिनरी वर्डिंग या कंटेंट ना हो जिससे वो लिटरेचर लगे ही ना, बल्कि नॉन लिटरेरी गुफ्तगू लगे। फिर लिटरेचर एज अ मीन्स टू डिस्कवर यूनिवर्सल ट्रुथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन फ्रीडम को, ह्यूमन डिग्निटी को भी अंडरस्टैंड हम लिटरेचर के थ्रू ही कर सकते हैं। लिटरेचर एंड कल्चर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि लिटरेचर जो है वो अच्छा वहाँ पे प्रोड्यूस हो और वो प्रॉपर अपना रोल प्ले करे। He viewed the critic as a guide to understanding and appreciating great literature। हाँ, मैथ्यू आर्नल्ड का ये भी कहना था कि जो एक क्रिटिक है उसका काम है कि वो एक लिटरेचर के वर्क को रीड करके उसको अंडरस्टैंड करे और फिर उसको अप्रिशिएट करे, ना सिर्फ ये कि उसके वो नेगेटिव पॉइंट्स निकालने में लगा रहे, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से उसके आर्टिस्टिक मेरिट के ऊपर उसको जज करे। इसके बाद एफ आर लीविस का भी थोड़ा सा मैं रोल आपको समझाता जाऊँ कि एफ आर लीविस ने भी जो है वो लिटरेचर की मॉरल सीरियसनेस पे बात की कि ये जो है किस तरह वो करेक्टर और सोसाइटी को शेप करने में मदद देता है। फिर उसने एक लिटरेरी कैनन ऑफ वर्क्स की बात की दैट एम्बॉडी हाई मॉरल एंड आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स। ये वही बात होगी जो भी मैथ्यू आर्नल्ड ने भी की है कि अच्छे लिटरेचर का उसी तरीके से पता लगना चाहिए कि उसमें मॉरल और आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात की जाए। अगर वो ऐसा लिटरेचर इन वैल्यूज को अफोर्ड नहीं करता तो फिर वो नॉन लिटरेरी वर्क ही है, फिर वो अच्छे लिटरेचर के कैनन में नहीं आ सकता। फिर
लीविस पे जो है वो डिटेल्ड और क्लोज रीडिंग ऑफ टेक्स्ट के ऊपर जोर देता है ताकि जो डीपर और हिडन मीनिंग्स और वैल्यूज है उनको अनकवर किया जा सके। फिर वो कहता है कि लिटरेचर शुड रिफ्लेक्ट एंड रीइंफोर्स अ कोहेसिव ऑर्गेनिक कम्युनिटी। जो कम्युनिटी का सेटअप है, जो सोसाइटी की वैल्यूज है, ट्रेडिशंस है, उनको रिफ्लेक्ट, उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आनी चाहिए लिटरेचर के थ्रू। फिर लीवी सॉ लिटरेचर इज डीपली कनेक्टेड टू लाइफ, एम्फसाइजिंग इट्स प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। अच्छे लिटरेचर की खूबी यही है कि वो कनेक्टेड हो ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ, और उनके ऊपर ऐसे बात करे कि प्रैक्टिकलिटी जो है वो नजर आए, बल्कि उसमें कोई आइडियलिज्म ना हो, बल्कि रियलिज्म का टच जो है वो हो। फिर लीविस ने मॉडर्नाइज लिटरेचर पे क्रिटिक की। वाई? बिकॉज उसके ख्याल में इट लैक्स मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा लिटरेरी टेक्स्ट की जो वर्क्स रिलेटेड टू लिबरल ह्यूमनिज्म है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक नॉवल है एल्डियो सक्सली का, एक बेसिकली डिस्टोपियन नॉवल है। डिस्टोपियन नॉवल कौन सा होता है? क्या ऐसा नॉवल जिसमें वो एक फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में बात की गई है जो एक नेगेटिव वैल्यूज बता रहा है, जिसमें कोई आपको ऑप्टिमिज्म, यूटोपिया और होप जो है वो नजर नहीं आ रही। अब एल्डस हक्सली का जो नॉवल है उसमें एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी दिखाई गई है जहाँ पे जो इंडिविजुअल और पर्सनल फ्रीडम है उसको सैबोटाज किया जा रहा है, उसको सेक्रीफाइस किया जा रहा है, सिर्फ इस चक्कर में कि सोशल स्टेबिलिटी जो है वो हो। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे बर्नार्ड मैक्स और जॉन द सैवेज, इन कैरेक्टर्स के थ्रू जो नॉवल है वो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और सोशल कंट्रोल के दरमियान जो टेंशन है ना, कि एक तरफ इंडिविजुअल आज़ादी की बात हो रही है और एक तरफ की सोसाइटी की जो पकड़ है कि सोसाइटी ने कैसे कंट्रोल करना है इंडिविजुअल्स को, उनके दरमियान जो टेंशन है, जो ऑसिलेशन है, जो वाइब्रेशन है, उसको वो दिखाता है ये नॉवल, हाईलाइटिंग द और इस तरीके से ये इंडिविजुअल फ्रीडम और डाइवर्सिटी और ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर जोर देता है। फिर द हैंड्समेड टेल बाय मार्केट एटवुड, ये एटवुड की स्पेकुलेटिव फिक्शन है और ये भी जेंडर ऑपरेशन के और इरोजन ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के थीम्स को स्टडी करती है। अब ये भी एक फ्यूचर डिस्टोपियन सोसाइटी है जहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सैबोटेज किया जा रहा है, और एक जो हैंडमेड है जिसका नाम ऑफरेड है उसको रिप्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब एक फीमेल को एक मेल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज किया जा रहा है। तो बेसिकली एक पेट्रियार्चल कल्चर की निशानदेही उसमें वो कर रही है, और जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है जो कि उस पेट्रियार्चल कल्चर के अगेंस्ट जो है वो स्टैंड अप कर रही है और रेजिस्टेंस और डिफाइंस दिखा रही है। तो उसके कैरेक्टर के, उसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के थ्रू जो राइटर है वो बेसिकली ये शो करना चाह रहा है कि उस सिस्टम, ऑपरेसिव सिस्टम के खिलाफ खड़े होना और वुमेन्स ऑटोनॉमी और एजेंसी को सपोर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जॉर्ज ऑरवेल का फेमस जो है नॉवल 1984, ये भी डिस्टोपियन नॉवल है और एक टोटलिटोरियन सोसाइटी दिखाता है जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम और ऑटोनॉमी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और एक रिप्रेसिव रिजीम है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है विंस्टन स्मिथ, वो उस ऑप्रेसिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल करता है, फाइट करता है। और ये भी लिबरल्स, और वो जो करेक्टर है वो बेसिकली लिबरल ह्यूमनिस्ट आइडियल्स को ही पोर्ट्रे कर रहा है कि कैसे जो फ्रीडम ऑफ थॉट और स्पीच है वो इंपॉर्टेंट है और हर इंडिविजुअल को अपने हक के लिए एक ऑप्रेसिव और टोटलिटेरियन सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। कुछ आखिर में लिबरल ह्यूमनिज्म की क्रिटिक आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ये जो क्रिटिक्स हैं वो लिबरल ह्यूमनिज्म के बारे में कहते हैं कि जो लिबरल ह्यूमनिज्म है यूनिवर्सल वैल्यूज और राइट्स से सिखाता है, लेकिन हमें वर्ल्ड को समझने के लिए डाइवर्सिटी को भी देखना पड़ेगा, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज नॉट अ सिंगल फेस। तो हमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव जब तक हम नहीं समझेंगे कि हर रिलीजन की डिफरेंट चीजें हैं, हर कल्चर जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, लोगों के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, तब तक हम जो है जब तक प्लुरैलिटी को समझेंगे नहीं तो यूनिवर्सलिटी को हम कैसे फिर एक्सेप्ट करने। फिर क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये जो अप्रोच है ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के ऊपर फोकस्ड है और इसकी वजह से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये पॉवर्टी है, ये सोशल इनइक्वालिटी है, जो कि सोसाइटल फैक्टर्स है, जो कि सिस्टमिक इशूज है, जिनके लिए कलेक्टिव एक्शन बहुत जरूरी है। तो कैसे इनके खिलाफ कलेक्टिव एक्शन लिया जा सकेगा और कैसे ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको क्योर किया जा सकता है, जब तक कि आप एक ह्यूमंस की जो आपस में बॉन्डिंग के ऊपर जोर नहीं दे रहे, जबकि आप हर इंडिविजुअल जो है उसकी ऑटोनॉमी पे जोर दे रहे हो, आप कलेक्टिवली बात कर ही नहीं रहे ह्यूमंस की। फिर क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो लिबरल ह्यूमनिज्म है इसकी चूंकि रूट्स यूरोपियन एनलाइटनमेंट के अंदर आपको जाके मिलती हैं और वो जो उनकी जो लेगेसी थी वो तो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की थी, तो उसकी वजह से ये जो लिबरल ह्यूमनिज्म वहां से निकला है, शायद इसके अंदर भी इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म वाली रूट्स हैं और शायद ये जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज है उनके पर्सपेक्टिव को सही तरीके से ना तो समझ सकता है और ना ही उनको प्रॉपरली एड्रेस कर सकता है। फिर क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो ये लिबरल ह्यूमनिज्म इस बात पे जोर देता है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, तो इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स हैं और जो मोनोपोली है उस रूलिंग क्लास की और सर्टेन ग्रुप्स की जो वेल्दी है, एजुकेटेड है, जो पावरफुल है, इसके साथ उनको एक मजीद बहाना मिल जाएगा, मजीद जो है वो निचली क्लास को सैबोटाज करने का और उनके ऊपर जो है वो अपनी पावर डायनामिक्स कंट्रोल मेंटेन रखने का। बिकॉज जो है वो लिबरल ह्यूमनिज्म तो खुद कह रहा है कि ह्यूमंस फ्री हैं और उनके वो पूरी आज़ादी है, तो वो जो काम पहले से गलत करते आ रहे हैं इसका मतलब है उनको फिर मजीद आज़ादी है और उनको रोका तो नहीं जा सकता। तो ये भी क्रिटिक है। फिर लिबरल ह्यूमनिज्म का जो एम्फसिस है ऑन ह्यूमन सेंट्रिक वैल्यूज और प्रोग्रेस,
इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि इसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। बिकॉज जब आप कह रहे हो कि जी ह्यूमंस जो है वो फ्री है और उनके पास रीजनिंग है और उनके पास फ्रीडम है कि वो जो भी करना चाहें करें, तो उसकी वजह से आपके जो एनवायरमेंट है उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसका जितना दाव लगेगा वो उतना जो है वो ज़्यादा एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं उनको भी अपने कंट्रोल में करेगा, और जब वो उसका दिल चाहेगा वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड भी करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उस वजह से लिबरल ह्यूमनिज्म तो उनको बेसिकली शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कुछ क्रिटिक्स के पॉइंट है जिसकी वजह से वो लिबरल ह्यूमनिज्म थ्योरी को अपोज करते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर व्यूअर्स। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको क्लैरिटी के साथ और कंसाइज वे में जो है ये प्रॉपर लिबरल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट जो समझा सकूँ। इसके प्रिंसिपल्स पे भी मैंने बात की, जो की फिगर्स हैं लाइक मैथ्यू आर्नल्ड और एफर लीविसन का रोल भी समझाया, लिबरल ह्यूमनिज्म के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उसको भी मैंने मेंशन किया, इसकी डेफिनेशन, इसका ओरिजिन। सो आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू लिबरल ह्यूमनिज्म इन दिस वीडियो। तो आई रियली होप यू अंडरस्टैंड इट, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे रिकमेंड भी कीजिएगा कि कौन से टॉपिक पर आप लोग चाहेंगे कि मैं अगली वीडियो बनाऊँ। तो आप सबसे मुलाकात इंशाल्लाह होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।